एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए जी, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है वो रिलेशन नोट करें। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जिस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे अभी मैंने यहाँ जो डायग्राम था उसमें यहाँ पर मैंने लिया था डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और इस मीडियम को मैंने बोल दिया था मीडियम 2, और इसको बोल दिया था रेयरर मीडियम, इसको बोल दिया था मीडियम 1। लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही थी, ठीक है, डेंसर से रेयरर में जा रही थी, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मीडियम 2 में बन रहा था, है ना, और रिफ्रैक्शन कहाँ पर हो रहा था, मीडियम 1 में। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, लाइट रे 2 से 1 में जा रही थी, तो 2 म्यू 1, 2 म्यू 1, ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, क्लियर है? ये तो हाँ, ये तो सभी को याद है ना। चलिए ठीक है। इसके बाद में हम इसको 2 म्यू 1 को 1/1 म्यू 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं मैं इसको बोल देता हूँ 1/1 म्यू 2, और फिर ये कहेंगे कि फॉर आई इज इक्वल टू आई सी, मतलब अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के ही इक्वल हो जाता है देन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन आई की जगह लिख दो आई सी, और साइन आर की जगह लिख दो 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/1 म्यू 2, 1/1 म्यू 2। if rarer medium is air, अगर रेयरर मीडियम एयर है ना तो 1 म्यू 2 को देन 1 म्यू 2 कैन बी रिटर्न एज म्यू 2 और सिंपली म्यू। अगर क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो रेयरर मीडियम है वो रेयरर मीडियम को हम एयर लेकर चलते हैं। अगर रेयरर मीडियम एयर है तो फिर ये शुरुआत में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो आपको ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो उसको आप या तो म्यू 2 लिख दो, और या फिर ये कह दो कि भाई सिंपली म्यू लिख दिया। ऐसा भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब हम 1 म्यू 2 लिखते हैं ना तो 1 म्यू 2 का मतलब क्या है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जब विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम निकाला जाएगा और फर्स्ट मीडियम एयर है तो एयर को 1 होता है एयर का, तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम। क्यों, क्या होता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए ना, तो जैसे मान लो हम एयर से वाटर में जा रहे हैं तो A म्यू W है, ठीक। तो इसको ये कह दिया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो इसको सीधा सीधा आप म्यू W बोल दीजिए। वही यहाँ पर बोला कि अगर रेयरर मीडियम एयर है, यानी कि रेयरर मीडियम कौन सा है, ये 1 वाला मीडियम, अगर ये एयर है तो 1 म्यू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2/म्यू 1, और म्यू 1 की वैल्यू 1 है तो वो म्यू 2 ही रहेगी, म्यू 2 को सिंपली म्यू ही बोल दो आप, समझ गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2/म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2/1 और म्यू, इसलिए उसको म्यू बोल दिया। सो साइन आई सी अपॉन 90 डिग्री क्या है 1 इज इक्वल टू 1/,
म्यू। तो ये हमारा इन दोनों में रिलेशन है। इट इम्प्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC, यानी कि ये साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के रेसिप्रोकल के बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हमको दो तीन चीजें हैं, तीन चार सब्सटेंसेस हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल वो हमको याद होना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट करिएगा। इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन जब हम लेंसेज में आएंगे ना, तो हमें लेंस मेकर्स फार्मूला और थिन लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला तो वो है जो 10th में करा था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस मेकर्स फार्मूला है कि उससे थिन लेंस फार्मूला डिराइव होगा, वो करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के लेंस देखने हैं, थिन लेंस देखना है, थिक लेंस देखना है, बाई कॉनकेव बाई कॉन्वेक्स, वो सारे देखने हैं। मतलब लेंस की टाइप्स थोड़ी ज्यादा होंगी यहाँ पर। देखिए अब नोट करें, सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। एक छोटा सा टेबल बना लेना, सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब्सटेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। वाटर, क्राउन ग्लास, डेंस फ्लिंट ग्लास और डायमंड। वैल्यूज लिखें, 1.33, क्राउन ग्लास का 1.52, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65, डायमंड का 2.42, और 24.41 डिग्रीज। ये इसका क्रिटिकल एंगल हो गया। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप अगर अपना रिवाइज सिलेबस देखोगे तो रिवाइज सिलेबस में सबसे पहले सिर्फ एक लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने रिफ्रैक्शन, पहला ही टॉपिक जो है वो रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन में अब तक हमने जितना भी देखा था कि भाई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, या हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट वो इमरजेंट रे के पैरेलल होती है। ये जितने भी डेरिवेशंस करे थे ये सारे के सारे रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में आए। सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ तक खत्म होता है। अब इसके एप्लीकेशंस चालू होते हैं, तो एप्लीकेशंस इसके 4 हैं, तो वो चारों एप्लीकेशंस देखेंगे। पहला तो हमारा एप्लीकेशन है कि डायमंड जो है वो चमकता क्यों है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, तो पहला एप्लीकेशन ये। दूसरा जो एप्लीकेशन है मिराज फॉर्मेशन, मिराज फॉर्मेशन वाला देखेंगे। तीसरा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्लेक्शन जो है प्रिज्म के थ्रू किस तरीके से होता है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स अलग होते हैं और रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स अलग होते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर TIR जिसमें होता है वो वाले प्रिज्म हमको देखने हैं। तो प्रिज्म के भी दो टाइप हैं, 45-45-90 वाले हैं और 60-60-90 वाले भी हैं। तो वो वाला भी दो तरीके के प्रिज्म है, वो हमको देखने हैं। और उसके बाद जो बड़ा टॉपिक है इसमें, हालांकि मुश्किल नहीं है,
थ्योरेटिकल ज्यादा है उसमें, वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो इसके 4 जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं। इन चारों एप्लीकेशंस में से कोई भी पूछा जा सकता है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया, और बाकी के जो 3 है, प्रिज्म हो गया, मिराज हो गया और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये छोटे छोटे हैं। हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशंस ऑफ TIR, एप्लीकेशंस ऑफ TIR। मतलब प्रिज्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो प्रिज्म में हमने सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के लेवल तक हमने प्रिज्म में सिर्फ ये देखा था कि प्रिज्म जो है उसमें अगर हम एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट डाल देते हैं तो वो हमको स्पेक्ट्रम दे देता है पूरा 7 कलर्स का, रेनबो मिल जाता है। ठीक। और अगर मान लो प्रिज्म है और प्रिज्म से मेरे को पूरा स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, वो विबग्योर वाले वो सारे के सारे कलर्स बने हुए हैं जो रेनबो में मिलते हैं, अगर वापस से व्हाइट लाइट चाहिए तो हम एक उल्टा प्रिज्म लगा देते थे उसके आगे। तो जो हमारा जो डिस्पर्जन होता था लाइट का, वो पहले सीधी डायरेक्शन में होता था, फिर उल्टी डायरेक्शन में होता था। अब क्या है, अब ये है कि अगर मेरे पास सीधी इमेज है और मैं प्रिज्म की हेल्प से उसको उल्टा बनाना चाहता हूँ, मतलब रिवर्स इमेज बनाना चाहता हूँ, इन्वर्टेड इमेज बनाना चाहता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। अगर कोई सीधा खड़ा हुआ आदमी है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे को लेटा हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो प्रिज्म से ऐसे भी करा जा सकता है, अभी देखेंगे TIR में। नोट करें एप्लीकेशंस ऑफ TIR। आप लोग जैसे कभी जाते हैं ना, तो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, आपने देखा होगा मॉल्स में प्ले एरियाज बने रहते हैं। ठीक है। तो पहले मॉल्स वगैरह उतने नहीं थे जब हम छोटे थे, तो पहले क्या होता था ना, पहले मेला लगता था। मेला जानते हैं, फेयर। तो उसकी थोड़ी सी और मॉडर्न फॉर्म हो गई ट्रेड फेयर, जो दिल्ली में लगता था प्रगति मैदान में। लेकिन जो छोटे छोटे शहर होते हैं उसमें ना छोटे छोटे मेले लगते थे। उस मेले में ऐसे ही जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था, मिरर्स का कॉन्सेप्ट यूज करा जाता था। और वहां पर लिखा रहता था, बाहर एक ना टेंट बना रहता था, उसके अंदर लिखा रहता था कि बच्चों की भूल भुलैया। मैं भी गया हूँ, बच्चों की भूल भुलैया। तो उसमें क्या होता था कि अंदर जाते ही ना बच्चा चीख मारता हुआ वापस आता था, दौड़ता हुआ मम्मी मम्मी करता हुआ। क्या होता था, उल्टे सीधे उसमें मिरर बने रहते थे। कोई बच्चा गया है पतला दुबला सा, वो इतना मोटा दिखाई दे रहा है उसमें, उसने बाजू में देखा तो वो उल्टा लटका हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर। ठीक है। एक बच्चा खड़ा हुआ, वो लेटा हुआ दिखाई दे रहा है कि अरे मैं तो लेट गया, तो ये हुआ क्या मेरे साथ, तो वो अपने आप को देखता था, फिर बच्चा दौड़ के वापस आता था। तो शुरुआत में डर लगता था, बाद में खूब मजे आते थे कि देख उसको देख उसको देख। तो सारे बच्चे एक दूसरे की इमेजेस देखकर इमेजेस के पीछे भागते रहते थे और इमेजेस तक पहुंच नहीं पाते थे, है ना। ऐसा होता था कि पहुंचते ही ये लगता था कि अरे मैं गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुद की इमेज दिखने लगती थी गिरती हुई। तो पता नहीं कुछ मेंटल इल्यूजन होता था या क्या होता था, तो उस भूल भुलैया से फिर अल्टीमेटली बाहर ही निकल के आते थे। तो वहां पर बस एक चीज ऐसी थी जिसके ऊपर पर्दा लगा रहता था ताकि उसकी इमेज ना बन पाए। उस पर लिखा रहता था बाहर जाने का रास्ता। ये लिखा रहता था, क्योंकि पता चला कि उसकी भी अगर इमेजेस बन गई तो बच्चे कोई कहीं टकराएगा, कोई कहीं टकराएगा, कि भाई हमें ओरिजिनली जो बाहर जाने का रास्ता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर पता नहीं कुछ वो ब्लैक सा कुछ लगाते थे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं होता था। तो बाहर जाने का रास्ता बस एक ही जगह लिखा रहता था। तो जब कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई मैं खो गया, भाई मैं फंस गया, कि बस बाहर निकल फिर तो फटाफट। 5 या 10 रुपए का टिकट होता था उसका। आजकल पता नहीं, होते ही नहीं है मेले। उसमें वो भी होता था, डेथ रिंग जिसको बोलते हैं ना, वो मौत का कुआं, जिसमें मोटरसाइकिल घुमाते थे ऐसे। मैं तो मेरठ में देखा था, नौचंदी के मेले में। अच्छा हाँ, यहाँ भी लगता होगा, बड़ा ग्राउंड है इधर की। तो वहां पर देखते थे वह, उसमें वो सिर्फ ना मोटरसाइकिल नहीं चलाते थे, मोटरसाइकिल तो कहने की बात, कार भी चलाते थे। 800 चलती थी, आज भी 800 चलती है उसमें। हाँ, और जो दरवाजा होता है, दरवाजे की खिड़की से बाहर निकल के आ जाते हैं और चलती गाड़ी की छत पर भी बैठ जाते हैं, पता नहीं कैसे भी। स्पाइडरमैन शर्मा जाए वहां पर देखकर उनको। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल ऐसा भी होता है, वो ऊपर सब खड़े रहते हैं, तो कोई 10 रुपए कोई 50 रुपए ऐसे पकड़ा के रखता है, तो वो ऐसे मुंह से ले जाते हैं उसको, मुंह से पकड़ के। और फिर जो बच्चे के हाथ में, बच्चा ताली बजाता है, ये मैंने दे दिया। बस ये होता है। नहीं ऐसा तो हाँ, ये थोड़ा सा रिस्की है, पर ऐसा कभी होता नहीं था। चलिए जी, अगला देखिएगा। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ TIR में स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। कोई घर में
कौन है? ये स्पैम कॉल्स आजकल कुछ ज्यादा आने लगी है ना, मेरे पास तो बहुत ज्यादा आने लगी है, पता नहीं क्या हो गया। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, इसमें लिखिएगा द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स इज ड्यू टू TIR। ब्रिलियंसी का मतलब उसकी चमक, हाँ हाँ, वो कट्स भी बनाए जाते हैं जानबूझकर, और फिर कहा जाता है देखो असली हीरा कुछ नहीं होता, कांच के टुकड़े होते हैं। द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, as the refractive index of diamond is very large, as the refractive index of diamond is as the refractive index of diamond is very large, comma, its critical angle is very small. Its critical angle is very small. कोई भी जो एंगल है वो अपने साइन के, साइन मतलब ये जो साइनोसॉइड, वो प्लस माइनस मत समझ लेना, कोई भी एंगल जो है वो अपने साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? और वो भी तब जब हम बहुत ज्यादा बड़े एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक तो आप ये देखिए जो साइन थीटा है वो भी बढ़ता ही है ना। 0 डिग्री एंगल है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, 30 डिग्री पर 1/2 हो गई, 40 डिग्री पर 1/√2, तो वो 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचता है? 1 तक पहुंचता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर अगर आई बड़ा है, अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा है तो ये जो साइन IC है ये भी बड़ा होगा। क्रिटिकल एंगल छोटा है तो साइन IC भी छोटा होगा। क्रिटिकल एंगल जनरली होगा कितना? क्रिटिकल एंगल जनरली कितना होगा आप ये देखिएगा, 90 डिग्री से बड़ा तो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, जितनी भी होंगी, तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। या पहले आप सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करिए तो ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए, ये एंगल देखिए, कैसे भी करके आप देख लो, ये एंगल ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इस तरीके का हो कि भाई अब बता दो जरा, अब तो हो गया 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा आप ये देखिएगा कि जब एंगल यहां से आ रहा है और नॉर्मल के साथ ही बना रहा है वो अपना एंगल, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से तो छोटा ही होगा। क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। क्रिटिकल एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में देखा जाए तो अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा तो उसका साइन भी ज्यादा, क्रिटिकल एंगल कम तो उसका साइन भी कम। ठीक, तो इसका मतलब अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा है तो साइन भी ज्यादा, और साइन ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। वो चीज यहाँ पर समझाई गई है कि आप ये देखिए कि ज्यादातर जो कॉमनली यूज सब्सटेंसेस हैं वो ये 4 सब्सटेंसेस हैं। तो उनमें आप ये देखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका? डायमंड का। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा डायमंड का है तो उसका साइन IC सबसे ज्यादा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब साइन IC कम होगा तो फिर IC भी कम होगा। तो उसका क्रिटिकल एंगल आप ये देख लीजिए कि इन सब में सबसे कम है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो कांच, जो शीशा है, सॉरी डायमंड है, उस डायमंड को आपको ज्यादा नहीं घुमाना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल उसका ऑलरेडी इतना कम है कि हल्का सा भी अगर आप इधर से उधर होंगे ना, ठीक है, तो भी आपको वो चमचमाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, हल्का सा भी इधर से उधर होंगे तो भी चमचमाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है उसका। ठीक है, तो छोटे 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 एंगल पर अब इधर से आप खड़े हुए हो, आपने थोड़ी सी गर्दन घुमाकर देखा, आपको लगा अरे भाई चमक है इसमें। उधर दूसरा कोई बंदा खड़ा हुआ है तो उसने जरा सा गर्दन घुमाकर देखी तो उसने कहा कि अरे बहुत बढ़िया चमक है। हालांकि लोग आर्टिफिशियल डायमंड्स भी बनाते हैं कांच से, ठीक है,
तो उसमें क्या करा जाता है, उसके क्रिटिकल एंगल को छोटा छोटा रखा जाता है, बस ये क्रिटिकल एंगल जितना कम हो सके उतना कम। तो कांच में और हीरे में इन दोनों में डिफरेंस ऐसे ही करा जा सकता है कि कांच को घुमाना पड़ेगा और क्रिटिकल एंगल, और जो डायमंड है उसको हल्का सा टिल्ट करना पड़ेगा। तो बस ये देखना होगा कि अगर जरा सा भी टिल्ट करने पर, जरा सी वाइब्रेशन से भी अगर आपको चमक नजर आती है तो वो हीरा है, और अगर थोड़ा ज्यादा यूं यूं करना पड़ रहा है तो समझ लो वो कांच है। ठीक है। हाँ, वो ऐसे करके वो जौहरी देखते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। चलिए, तो एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी लार्ज, इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी स्मॉल। द फेसेस ऑफ डायमंड्स आर सो कट दैट द लाइट एंटरिंग द क्रिस्टल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फेसेस ऑफ डायमंड्स आर सो कट। ये ऑनलाइन वालों को समझ में तो आ रहा है भाई? ऐश्वर्या, कनिष्का, प्रिशा, सचिका, श्रुति, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलिए ठीक है। द फेसेस ऑफ डायमंड्स are so cut that the light entering the crystal suffers, are so cut that the light entering the crystal suffers total internal reflections, suffer total internal reflections repeatedly, and hence gets collected inside, but it comes out and hence gets collected inside but it comes out through only a few phases. Through only a few phases. Hence diamond sparkles. Hence diamond sparkles when seen in the direction of emerging light. When seen in the direction of emerging light. When seen in the direction of emerging light. उसके बाद नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन लिखेंगे मिराज। Mirage. It is an optical illusion observed in deserts, it is an optical illusion observed in deserts, or over hot extended surfaces, or over hot extended
over hot extended surfaces like a coal tarred road, like a coal tarred road, like a coal tarred road, comma, due to which a traveler sees a shimmering pond of water, due to which a traveler sees a shimmering pond of water. Traveler sees a shimmering pond of water some distance ahead of him, some distance ahead of him, and in which the surrounding objects like trees, and in which the surrounding objects like trees, etc., like trees, etc., appear inverted. Appear inverted. Like trees, etc., appear inverted. हाईवेज पर ही दिखाई देता है, यहाँ देखने की तो भूल जाओ, ट्रैफिक ही इतना है, थोड़ा गैप तो चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस तो चाहिए। हाँ, वहीं पर, हाँ वहां पर दिखाई देता है, खूब दिखाई देता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी पानी पानी। हाँ ठीक है, अभी इतना नोट करिए, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये बनता किस तरीके से भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है।